लास्ट लेक्चर में कल हम लोगों ने रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर स्टार्ट किया था। अब ये जो चैप्टर है रेसिडेंशियल स्टेटस, ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला है रेसिडेंशियल स्टेटस एंड सेकेंड पार्ट जो है वो है स्कोप ऑफ इनकम। अब फ्रेंड्स, पहले तो मैंने आप लोगों को रीजन एक्सप्लेन किया था कि ये चैप्टर बनाया क्यों गया है, क्या रीजन के वजह से ये चैप्टर बनाया है। तो फर्स्ट रीजन ये चैप्टर पढ़ने का ये है टू डिटरमाइन ऑन विच इनकम यू आर लायबल टू पे टैक्स इन इंडिया। आपको इंडिया में कौन सी इनकम पे टैक्स लगेगा, ये कहां से पता चलता है? ऑन द बेसिस ऑफ योर रेसिडेंशियल स्टेटस। एंड सेकेंडली, जो टैक्स रेट है, टैक्स रेट टू सम एक्सटेंट टैक्स रेट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन रेसिडेंशियल स्टेटस। सो रेसिडेंशियल स्टेटस जो है वो हमें क्यों फाइंड करना है? सो मैंने आपको दो रीजंस दिए थे कि एक पर्सन अगर इनकम कमा रहा है इन इंडिया एंड सेम पर्सन इज अर्निंग इनकम आउटसाइड इंडिया, whether he is liable to pay tax on income which is earned outside India in India or not, that depends on his residential status. अब 7 पर्सन्स है टोटल, 7 कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स है। हम लोगों को सातों का क्या चेक करना है? रेसिडेंशियल स्टेटस। अब जो इंडिविजुअल है एंड जो HUF है, इंडिविजुअल और HUF के अंदर देयर आर 2 पार्ट्स। या तो इंडिविजुअल एंड HUF रेसिडेंट होंगे या तो नॉन रेसिडेंट होंगे। और अगर इंडिविजुअल एंड HUF रेसिडेंट है तो वो लोग रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो सकते हैं या फिर रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट हो सकते हैं। अब फ्रेंड्स, अदर असेसीज जो है इंडिविजुअल और HUF को छोड़ के, जो अदर असेसीज है वो दो ही पार्ट है उसमें, या तो रेसिडेंट या तो नॉन रेसिडेंट। अगर आप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट बन जाते हो, यू आर R एंड OR, कैन आई से वर्ल्ड इनकम इज टैक्सेबल। जो भी इनकम इंडिया में कमाओगे और जो भी इनकम आउटसाइड इंडिया कमाओगे, सब पे आपको इंडिया में टैक्स लगेगा। अगर आप RBNOR हो तो फिर आपको इंडियन इनकम्स पे तो टैक्स लगेगा ही, बट फॉरेन इनकम में सम फॉरेन इनकम्स आर टैक्सेबल, सम। एंड अगर आप नॉन रेसिडेंट हो तो ओनली इंडियन इनकम्स आर टैक्सेबल, फॉरेन इनकम्स पे टैक्स है। एंड अगर आप ये अदर्स में फॉलो हो जाते हो तो अदर्स के केस में रेसिडेंट हो तो फिर वापस से वर्ल्ड इनकम इज टैक्सेबल एंड नॉन रेसिडेंट हो तो ओनली इंडियन इनकम्स। आप थोड़ा सा अगर नोट करोगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रेसिडेंशियल स्टेटस, कैन आई से इफ यू आर अर्निंग इनकम इन इंडिया यू आर लायबल टू पे टैक्स। सो आपको कोई पूछता है ना कि हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ते क्यों हैं, तो उसका मेन रीजन है कि फॉरेन इनकम पे इंडिया में टैक्स लगेगा कि नहीं। इंडियन इनकम पे तो इंडिया में टैक्स लगने वाला ही है, चाहे आपका रेसिडेंशियल स्टेटस R एंड OR हो, RBNOR हो या NR हो। मेन तो फॉरेन इनकम्स के लिए हम पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने यहीं से और एक पॉइंट लिंक किया था, अगर तुम्हें याद हो तो, कि कुछ लोगों को इनकम आ रही है फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, तो उनको इंडिया में भी टैक्स देना पड़ेगा प्लस उनको आउटसाइड इंडिया भी टैक्स देना पड़ेगा। तो उनकी एक ही इनकम पे 2 बार टैक्स लग सकता है। अगर उनकी एक ही इनकम पे 2 बार टैक्स लग रहा है तो उसको हमने कैसे काउंटर किया हुआ है? तो हमने अग्रीमेंट बनाए हुए हैं। उस अग्रीमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, DTAA। एंड अग्रीमेंट बना के कहने से हम लोगों ने रिलीफ दी हुई है। अब हम लोगों ने स्टार्ट किया था विथ रेसिडेंशियल स्टेटस इन केस ऑफ इंडिविजुअल। हमें इंडिविजुअल जो है उसका रेसिडेंशियल स्टेटस पहले पढ़ना है। अब इंडिविजुअल जो है या तो वो रेसिडेंट हो सकता है या फिर नॉन रेसिडेंट। इंडिविजुअल रेसिडेंट है कि इंडिविजुअल नॉन रेसिडेंट है, ये किस पे डिपेंड करता है? बेसिक कंडीशंस। मैं वापस से बोल दूं, अपने को 7 लोगों का रेसिडेंशियल स्टेटस देखना है, 7 के 7 लोगों का अपने को रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर देखना है। अब पहले अपन स्टार्ट कर रहे हैं कि रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल का क्या है।
इंडिविजुअल या तो रेसिडेंट होगा या तो नॉन रेसिडेंट होगा। इंडिविजुअल रेसिडेंट होगा या नॉन रेसिडेंट होगा वो कैसे डिसाइड होगा? ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक कंडीशंस। कितनी बेसिक कंडीशंस है? दो में से सेटिस्फाई कितनी होनी चाहिए? एक। अगर एक बेसिक कंडीशन क्या हो जाएगी? सेटिस्फाई, तो इंडिविजुअल क्या बन जाएगा? रेसिडेंट। इसका मतलब अगर एक भी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो इंडिविजुअल क्या बन जाएगा? नॉन रेसिडेंट। एक बार इंडिविजुअल रेसिडेंट बन गया तो आगे आप चेक करोगे कि क्या वो ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है कि बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट है। अब वो किस पे डिपेंड करता है? एडिशनल कंडीशंस पे। कितनी एडिशनल कंडीशंस है? दोनों एडिशनल कंडीशन अगर क्या हो गई? सेटिस्फाई हो गई तो फिर आप ऑर्डिनरी, नहीं तो बट नॉट ऑर्डिनरी। अब ये जो दो बेसिक कंडीशंस है फ्रेंड्स, उसके बीच में वर्ड क्या है? वर्ड एंड है कि और है? बेसिक कंडीशन के बीच में और, बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन के बीच में एंड। चलो अब अपन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बेसिक कंडीशन ए एंड बेसिक कंडीशन बी। थोड़ा सा अभी ध्यान ज्यादा। आप लोग का प्रीवियस ईयर कौन सा है? आपको एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर आने वाला है वो कौन सा है? तो आपको जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर आएगा ना वो है 24-25। इसका मतलब आपका असेसमेंट ईयर क्या हो गया? 25-26। सो आपको जो भी क्वेश्चंस आएंगे, आप सबकी एग्जाम्स Jan 26 में ना, सितंबर में, सॉरी, तो सितंबर 25 में है। हाँ, सो आपको जो प्रीवियस ईयर आएगा वो आएगा 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26। मे अटेम्प्ट, सितंबर अटेम्प्ट एंड जैन अटेम्प्ट का जो सिलेबस है वो सेम है। अब प्रीवियस ईयर 24-25 है। याद रखना आपको रेसिडेंशियल स्टेटस हर साल चेक करना है। आपको हर साल, एवरी ईयर यू विल डिटरमाइन योर रेसिडेंशियल स्टेटस। हर साल आपको आपका रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करना पड़ेगा। एवरी ईयर यू विल डिटरमाइन योर रेसिडेंशियल स्टेटस। अब ध्यान से समझो, स्टार्ट करते हैं हम लोग बेसिक कंडीशन ए। फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो क्या बन जाएंगे हम लोग? रेसिडेंट। ध्यान से सुनो, फर्स्ट बेसिक कंडीशन, स्टे इन इंडिया for more than or equal to 182 days during the relevant previous year। बोलो क्या लिखा है? स्टे इन इंडिया फॉर मोर देन और इक्वल टू 182 डेज ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। इसका मतलब क्या? पूरे साल में कितने दिन होते हैं? 365 डेज। 365 डेज में से आपको इंडिया में कितने दिन रहना पड़ेगा? एटलीस्ट 182 डेज। 182 डेज रहना पड़ेगा इन इंडिया। मतलब रफली आप देखने जाओगे तो 6 मंथ्स। आप अगर 182 डेज इंडिया में हो, खत्म, आप क्या बन जाओगे? रेसिडेंट। आपका प्रीवियस ईयर कौन सा है? प्रीवियस ईयर 24-25 है। आपका जो प्रीवियस ईयर है 24-25, ये प्रीवियस ईयर में अगर आपका स्टे कितने दिन है? बोलो 182 डेज और मोर। 182 डेज और मोर का अगर आपका स्टे है, यू आर रेसिडेंट। अब ध्यान से सुनना, पहली चीज, आपको रहना कहां पे है? इंडिया में, मुंबई में नहीं। इंडिया बड़ा है मुंबई से। कहीं पे भी रुको, इंडिया में रुको, पहले दिमाग में वो डालो। दूसरी चीज, अच्छा, इंडिया में भी, इंडिया के अंदर लैंड का जो एरिया है वो तो कवर्ड है ही, बट तुम्हें समझ में आ रहा है इंडिया के डेफिनेशन के अंदर इवन वाटरवेज आर कवर्ड। वाटरवेज बेस लाइन से यू काउंट 12 नॉटिकल माइल्स। 12 नॉटिकल माइल्स इज अप्रोक्सीमेट 22 और 21 किलोमीटर्स। इन बिटवीन दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया ओनली। उसको हम टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? वाटर्स ऑफ इंडिया। यू शुड स्टे इन इंडिया
इंडिया में कहीं पे भी रुको चलेगा। दूसरी चीज, आपको 182 डेज रुकना है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो स्टे कंटिन्यूअस होना चाहिए। आप अभी पहले 50 दिन थे, फिर आउटसाइड इंडिया गए, फिर 50 दिन आए, फिर आउटसाइड इंडिया, ऐसे करते पूरे साल में 182 डेज हो गए, यू आर रेसिडेंट, यू आर रेसिडेंट। सो ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा है कि 182 डेज का स्टे कंटिन्यूअस होना चाहिए। इक्वल टू 182 डेज रुके तो भी चलेगा, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट, जिस दिन आप इंडिया से बाहर गए, मतलब डे ऑफ डिपार्चर, एंड जिस दिन आप इंडिया में वापस आए, दैट इज डे ऑफ अराइवल। जिस दिन आप जा रहे हो, जिस दिन आप आ रहे हो, डे ऑफ डिपार्चर, डे ऑफ अराइवल, आपको ऐसा ही काउंट करना है कि आप इंडिया में हो। आपको ऐसा ही काउंट करना है कि आप इंडिया में हो। तो जिस दिन आप इंडिया से गए या जिस दिन आप इंडिया में आए, दोनों दिन आप कहां पे हो? इंडिया में हो। आपको ऐसे ही काउंट करना है कि आप इंडिया में हो। अच्छा, इन अ ईयर कितने डेज होते हैं पूरे साल में? 365। लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? लीप ईयर कैसे पता चलता है? मल्टीपल ऑफ 4। अच्छा, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। कैलेंडर ईयर होता है, लीप ईयर इज अ कैलेंडर ईयर, अपन फॉलो करते हैं फाइनेंशियल ईयर। सो 2024 कैलेंडर ईयर वॉज अ लीप ईयर। मैं जो बोल रहा हूं वो समझ रहा है ना? तो अब मुझे बताओ, अपना ईयर जो है वो कौन सा है? 24 और 25 है। क्या अपने ईयर में 365 डेज होंगे कि 366 5 होंगे? अच्छा, जो 23-24 प्रीवियस ईयर था उसमें 366, क्योंकि आपका फेब मंथ 23-24 में गया। अच्छा, कौन से मंथ में 30 डेज और कौन से मंथ में 31 डेज, उसके लिए हाथ काफी है आपका। इधर एक दिन की भी गलती तुम्हारा पूरा आंसर चेंज कर सकती है। सो ध्यान से सुनो, 182 डेज एग्जैक्ट रुके चलेगा, 182 डेज कंटिन्यूअस स्टे जरूरी नहीं है। इंडिया में रहना है, इंडिया में कहीं पे भी रुको चलेगा। इवन आप टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया में रुको तो भी चलेगा। टेरिटोरियल वाटर्स है 12 नॉटिकल माइल्स, आई थिंक आईडीटी में पढ़ा भी होगा आपने, 12 नॉटिकल माइल्स, ठीक है। सो 12 नॉटिकल माइल्स जो है वो भी इंडिया ही है। मैं जो बोल रहा हूं वो समझ में आ रहा है आप लोगों को? जिस दिन आप इंडिया से गए, जिस दिन आप इंडिया में आए, दोनों दिन कहां पे हो? इंडिया में हो। ये आपका फर्स्ट बेसिक कंडीशन है। अगर फर्स्ट बेसिक कंडीशन क्या हो जाता है? सेटिस्फाई। सेकंड देखो ही मत, सेकंड देखो ही मत, डायरेक्टली क्या बन जाओगे? रेसिडेंट। बट अगर फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो आप जाओ सेकंड कंडीशन पे। अब सेकंड कंडीशन के अंदर है ना, दो कंडीशन है, 1 एंड 2। मतलब अगर आपको सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करना है तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। क्या है दोनों कंडीशन? ध्यान से सुनो। स्टे ऑफ और स्टे इन इंडिया फॉर मोर देन और इक्वल टू 60 डेज ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। अगर आप 182 डेज नहीं रुकते हो तो एटलीस्ट आप इंडिया में करंट ईयर में कितने डेज होने चाहिए? 60 डेज तो होने ही चाहिए। 60 डेज आप हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बेसिक कंडीशन बी सेटिस्फाई की। आपने बेसिक कंडीशन बी का सिर्फ पार्ट 1 सेटिस्फाई किया है। आपका स्टे होना चाहिए इन इंडिया फॉर मोर देन और इक्वल टू 60 डेज ड्यूरिंग रेलेवेंट प्रीवियस ईयर एंड स्टे इन इंडिया फॉर मोर देन और इक्वल टू 365 डेज इन preceding 4 previous years. In preceding 4 previous years. मतलब करंट ईयर में आपका स्टे 60 दिन होना चाहिए एंड इसके प्रीसीडिंग 4 साल में आपका स्टे
365 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए, तो आप इस साल में रेसिडेंट बनोगे। वापस से आप देखो, सब जगह पे उन्होंने वर्ड यूज किया है स्टे इन इंडिया, रहना है इंडिया में, कंटिन्यूअस नहीं। सब जगह पे आप देखो मोर देन और इक्वल टू भी कवर्ड है। इसका मतलब अब देखो, इधर देखो सब, आपका प्रीवियस ईयर कौन सा है? प्रीवियस ईयर 24-25। अब आपको 24-25 में आप 24-25 जो ईयर है उसमें आप रेसिडेंट बनोगे कि नॉन रेसिडेंट, वो डिपेंड करता है ऑन बेसिक कंडीशन। बेसिक कंडीशन ए क्या बोलती है? बोलो बेसिक कंडीशन ए। हाँ, स्टे फॉर मोर देन और इक्वल टू 182 डेज। अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा है, ठीक है। बेसिक कंडीशन ए लिखा है, मतलब अगर तुम कौन से ईयर का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक कर रहे हो, 24-25 बिकम्स योर रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। इस साल का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक कर रहे हो तो योर स्टे इन इंडिया शुड बी फॉर 182 डेज इन दैट ईयर। सी, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी सिखाया था, जब मैं बोलूं प्रीवियस ईयर 24-25, इसका मतलब वही साल की बात कर रहे हैं, दैट इज योर करंट ईयर ओनली। प्रीवियस ईयर का मतलब ये नहीं है कि इसके भी आगे चला जाना है। प्रीवियस वर्ड क्यों यूज करते हैं? व्हेन वी कंपेयर दिस ईयर विथ असेसमेंट ईयर, दिस ईयर इज अ प्रीवियस ईयर। सो ये प्रीवियस ईयर है आपका, मतलब दिस इज योर करंट ईयर। इन दिस ईयर इफ यू स्टे इनटू इंडिया फॉर 182 डेज और मोर, देन यू आर रेसिडेंट। बट इफ सपोज दिस कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड, तो फिर यू चेक बेसिक कंडीशन बी। नाउ इन बेसिक कंडीशन बी देयर आर टू पार्ट्स। पार्ट 1, योर स्टे शुड बी more than or equal to 60 days and in preceding 4 years, it means 23-24, 22-23, 21-22 and 20-21, ये 4 साल में बेसिक कंडीशन बी जो है उसका जो सेकेंड पार्ट है वो बोलता है कि आपका स्टे होना चाहिए 365 डेज और मोर। बैठ रहा है आपके दिमाग में? बैठ रही है ये चीजें? आप करंट ईयर में रेसिडेंट कब बनोगे? करंट ईयर में तो या तो आप करंट ईयर में 182 डेज रुको, यू आर रेसिडेंट, या फिर आप करंट ईयर में 60 डेज रुको और प्रीसीडिंग 4 इयर्स में आप 365 डेज रुको, यू आर रेसिडेंट। गया भेजे में गया। ये दोनों बेसिक कंडीशन के बीच में वर्ड क्या है? और। अब आप रेसिडेंट कब बनोगे ये आप लोगों ने सीख लिया। मैं ये दोनों कंडीशन के बेसिस पे एक स्टेटमेंट मार सकता हूं कि इफ अ पर्सन स्टेज इनटू इंडिया ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर फॉर 59 डेज और लेस देन 59 डेज, ही इज अ नॉन रेसिडेंट। ही इज अ नॉन रेसिडेंट। क्यों? फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई 182 डेज, सेकेंड कंडीशन का फर्स्ट पार्ट सेटिस्फाई नहीं हुआ। इफ अ पर्सन स्टेज इनटू इंडिया फॉर 59 डेज और लेस देन 59 डेज इन करंट ईयर, देन ही इज नॉन रेसिडेंट। डायरेक्टली है ना। अब एक बार आप लोगों ने बेसिक कंडीशन चेक कर ली, अब किधर जाओगे? एडिशनल कंडीशन। बट यस, कब जाओगे? जब तुमने बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई की है। जाओ अब एडिशनल कंडीशंस पे। बोलो कितनी एडिशनल कंडीशंस है? पहले तो 2। कितनी सेटिस्फाई होनी चाहिए? दोनों सेटिस्फाई हो गई तो क्या बन जाओगे? आर एंड ओ आर। दोनों में से एक हुई या दोनों नहीं हुई तो आर बी एन ओ आर। अब 2 एडिशनल कंडीशंस है, थोड़ा सा ध्यान से समझना। 2 एडिशनल कंडीशन है। पहले मैं सेकेंड एडिशनल कंडीशन लिख रहा हूं। सेकेंड एडिशनल कंडीशन है स्टे इन इंडिया फॉर मोर देन और इक्वल टू 730 डेज ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 7 प्रीवियस ईयर्स। ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 7 प्रीवियस ईयर्स मतलब क्या? पिछले 7 सालों में आपका स्टे कितना होना चाहिए? 730 डेज और मोर। ये कहां लिखा है? एडिशनल कंडीशन नंबर 2 में। मतलब ये 4 साल तो हो गए आपके, 1920, 1819 एंड 1718।
ये और 3 साल मैंने ऐड कर दिए, ये और 3 साल मैंने ऐड कर दिए। पिछले 7 सालों में, ध्यान से सुनना, पिछले 7 सालों में, ये 7 इयर्स में, ये 7 इयर्स में आपका स्टे होना चाहिए फॉर मोर देन और इक्वल टू 730 डेज। ये कहाँ लिखा है? ये लिखा है एडिशनल कंडीशन नंबर 2 पे। एडिशनल कंडीशन नंबर 2 में लिखा है स्टे होना चाहिए फॉर मोर देन और इक्वल टू 730 डेज, बराबर। अब हम आते हैं किधर? एडिशनल कंडीशन 1 के ऊपर। एडिशनल कंडीशन 1 में क्या लिखा है? तो एडिशनल कंडीशन 1 बोल रहा है कि असेसी शुड बी रेसिडेंट, रेसिडेंट फॉर at least 2 years. When I say at least, it is like more than or equal to 2 years. Resident for at least 2 years out of preceding 10 previous years. मतलब क्या? पिछले 10 सालों में से, पिछले 10 सालों में से आप 2 साल क्या होने चाहिए? रेसिडेंट होने चाहिए। ध्यान से सुनना, क्या होने चाहिए? रेसिडेंट होने चाहिए। मतलब 23-24 से लेके ये 7 साल हो गए और इसमें 3 साल ऐड करो, 3 साल ऐड करो, 16-17, 15-16 एंड 14-15। ये 10 साल मिला के, ये 10 साल मिला के एडिशनल कंडीशन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि यू शुड बी रेसिडेंट फॉर मोर देन और इक्वल टू 2 इयर्स। 2 साल आप रेसिडेंट होने चाहिए, ऐसा कहां लिखा है? एडिशनल कंडीशन नंबर 1। अब तुम्हें ना कंफ्यूज मत होना, यहां पे सब जगह पे वर्ड देखो क्या लिखा है? स्टे। ऊपर क्या लिखा था? सब जगह पे स्टे, बट यहां पे वर्ड है ना, स्टे नहीं लिखा है। क्या लिखा है? रेसिडेंट। अंडरस्टैंड? ऐसा नहीं लिखा है स्टे इन इंडिया फॉर 2 इयर्स। क्या लिखा है? रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 2 इयर्स। नाउ व्हेन आई से रेसिडेंट इन इंडिया फॉर 2 इयर्स, इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब है कि पिछले 10 सालों में से आप 2 साल क्या होने चाहिए? रेसिडेंट। और आप रेसिडेंट कब बनते हो? जब आप कहने से बेसिक कंडीशन ए या बेसिक कंडीशन बी को सेटिस्फाई करते हो। यहां पे ये नहीं लिखा है कि स्टे इन इंडिया फॉर 2 इयर्स। अंडरस्टैंड? पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाएगा अगर आप ऐसा बोलते हो स्टे इन इंडिया फॉर 2 इयर्स। इसका मतलब 2 साल इंडिया में रुकना चाहिए। 2 साल इंडिया में रुकने की जरूरत नहीं है, 2 साल इंडिया में रेसिडेंट होने चाहिए। सो फॉर एग्जांपल, आप 17-18 में 182 डेज रुके हो, कहने से यू आर रेसिडेंट फॉर 17-18। अगर समझो आप 16-17 में 182 डेज रुके हो, यू आर रेसिडेंट फॉर 16-17। अगर समझो आप 2021 में 60 डेज रुके हो और 2021 के पहले जो 4 साल है उसमें 365 डेज रुके हो, अगेन यू आर रेसिडेंट फॉर 2021। आपको 2 साल रहना नहीं है इंडिया में, आपको 2 साल रेसिडेंट बनना है। और आप रेसिडेंट कब बनोगे? जब आप बेसिक कंडीशन ए सेटिस्फाई करो या बेसिक कंडीशन बी सेटिस्फाई। अंडरस्टैंड? सब जगह पे वर्ड लिखा है स्टे। सिर्फ एडिशनल कंडीशन 1 में उन्होंने वर्ड स्टे यूज नहीं किया है। उन्होंने क्या वर्ड यूज किया है? यू शुड बी रेसिडेंट फॉर एटलीस्ट 2 इयर्स आउट ऑफ रेसिडेंट। और रेसिडेंट होने के लिए 2 साल इंडिया में रुकने की जरूरत नहीं है। अगर तुम इंडिया में 182 डेज हो तो भी यू आर रेसिडेंट। अगर तुम इंडिया में 60 डेज हो और प्रीसीडिंग 4 इयर्स में 365 डेज हो तो भी तुम इंडिया में रेसिडेंट हो। सो ये आप लोगों का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है रेसिडेंशियल स्टेटस का। अभी तक इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस कंप्लीट नहीं हुआ है। ये सिर्फ एक पार्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, बेसिक कंडीशन एंड एडिशनल कंडीशन। पहले तो आपके जो भी डाउट्स है वो आप पूछ सकते हो। अभी पहले बोलो। नहीं, असेसी को ही रखना पड़ता है सब रिकॉर्ड। और जब आप इंडिया से बाहर जाते हो, इंडिया में आते हो, तो आपका पासपोर्ट और सब स्टैंप होता है, तो वहां से आपको नंबर ऑफ डेज मिलेंगे। रिकॉर्ड सब कुछ असेसी को रखना है।
जो भी टैक्स भरना है असेसी को भरना है, जो भी कैलकुलेशन करना है वो असेसी को करना है। अब असेसी जो है ना, उसको ये सब करना अगर नहीं आता है, इसीलिए तो वो सीए के पास जाता है। आप लोग सब सीए कर क्यों रहे हो? तो आप लोग सब सीए कर ही इसीलिए रहे हो क्योंकि लोगों को टैक्स लॉ रीड करना नहीं आता है। तो जिनको टैक्स पढ़ना नहीं आता है वो किसके पास आएंगे? सीए के पास। तो अगर असेसी, आप इंडिया और बाहर दोनों जगह पे इनकम कमा रहे हो, आप एक काम करो, आपको टैक्स लॉ नहीं पता है, जाओ सीए के पास। प्रैक्टिस में जो सीए वो लोग करते क्या है? यही तो करते हैं, लोगों को बताते हैं कि आपका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है, आपका कितना इनकम टैक्सेबल होगा इंडिया में, कैसे टैक्स लगेगा, कैसे आप टैक्स का प्लानिंग कर सकते हो, ये सब सीए का काम है। फिर बोलो और कुछ डाउट? आप जीएसटी क्यों पढ़ते हो मुझे बताओ? ये जीएसटी क्यों पढ़ रहे हो आप लोग? आप डायरेक्ट टैक्स क्यों पढ़ रहे हो? आपको पता है गवर्नमेंट ने ये जो सिस्टम बनाई है ना, इट इज अ सेल्फ असेसमेंट सिस्टम। व्हाट इज सेल्फ असेसमेंट सिस्टम? गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स एक्ट बना दिया और पब्लिक को बोला ये ले एक्ट पढ़, आके टैक्स भर। सेल्फ असेस, खुद कैलकुलेट कर तेरी टैक्स कितनी है। अब लोगों को टैक्स कैलकुलेट करना आता नहीं है, लोगों को एक्ट रीड करना आता नहीं है, और इसीलिए वो किसके पास जाते हैं? सीए। तुम सीए इसीलिए तो कर रहे हो। तुम सोचो अगर गवर्नमेंट ही बता दे कि मिस्टर ए तेरा टैक्स इतना, मिस्टर बी तेरा टैक्स इतना, मिस्टर सी तेरा टैक्स इतना, कोई सीए की जरूरत होगी? फिर नहीं। गवर्नमेंट क्या बना रहा है? सेल्फ असेसमेंट सिस्टम है। गवर्नमेंट ने क्या किया? एक्ट बना दिया, ये लो इनकम टैक्स एक्ट, पढ़ो और आके टैक्स भरो। इसीलिए तो लोग सीए के पास जाते हैं। आया समझ में? आया मैं क्या बोल रहा है? चलो नेक्स्ट, और कुछ डाउट? कौन से? मतलब मैं समझा नहीं। हाँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, कोई भी 2 साल, कोई भी 2 साल, 14-15 में और फिर डायरेक्टली 19-20 में तो भी चलेगा। और कुछ? इतना समझा आप लोगों को? पहले आप इतना नोट कर लेंगे, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलो बढ़े आगे अपन। चलो ध्यान दो अभी। अब है ना, इसी के अंदर एक स्पेशल प्रोविजन आता है, स्पेशल प्रोविजन। ध्यान से समझो अभी। अब ये स्पेशल प्रोविजन के अंदर पहले मैं आपको थोड़ा स्ट्रक्चर समझा देता हूं क्या है। स्पेशल प्रोविजन के अंदर फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट है। 4 कैटेगरीज में ये स्पेशल प्रोविजन डिवाइडेड है। थर्ड जो पॉइंट है उसके अंदर 2 पार्ट्स हैं, ए एंड बी। फोर्थ तो इंडिपेंडेंट ही है, फोर्थ को थोड़ी देर के लिए साइड में रखो। अगर आप ये फर्स्ट कैटेगरी में फॉल हो जाओगे, आप अगर फर्स्ट कैटेगरी में फॉल हो गए, या अगर आप सेकंड कैटेगरी में फॉल हो गए, कौन आएगा वो मैं सिखाऊंगा। बट जो भी पर्सन फर्स्ट कैटेगरी में आ गया, जो भी पर्सन सेकंड कैटेगरी में आ गया, और जो भी पर्सन थर्ड के ए पार्ट में फॉल हो गया, ए,
मतलब अगर तुम फर्स्ट पार्ट में फॉल हो रहे हो, सेकेंड पार्ट में फॉल हो रहे हो और थर्ड के ए पार्ट में फॉल हो रहे हो, ए पार्ट में, ये तीन पार्ट्स में अगर आप कवर हो जाते हो, ध्यान से सुनना, अगर आप फर्स्ट पार्ट में कवर हो गए, अगर आप सेकेंड पार्ट में कवर हो गए, या अगर आप थर्ड के ए पार्ट में कवर हो जाते हो, तो प्रोविजन क्या बनाया गया है कि जो आपको बेसिक कंडीशन बी सिखाई ना मैंने, बी कौन सी है बेसिक कंडीशन बी, 60 डेज एंड 365 डेज वाली, दिस कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल। मतलब अब आपको रेसिडेंट बनना होगा तो एक ही कंडीशन चेक करनी है 182 डेज, सेटिस्फाई हुई तो रेसिडेंट, नहीं हुई तो नॉन रेसिडेंट, खत्म। मतलब अब चेक बेसिक कंडीशन ए, अगर ये सेटिस्फाई हुआ तो रेसिडेंट, नहीं हुआ तो नॉन रेसिडेंट, खत्म। आपको सिर्फ बेसिक कंडीशन ए ही चेक करना है, आपको बेसिक कंडीशन बी चेक नहीं करना है। और अगर आप रेसिडेंट बन गए तो चेक एडिशनल कंडीशन फॉर द पर्पज ऑफ RNOR एंड RBNOR। जिधर हम दो बेसिक कंडीशन चेक कर रहे थे उधर हम एक ही बेसिक कंडीशन चेक करेंगे। वापस रिपीट, अगर आप फर्स्ट पॉइंट में फॉल हो गए, अगर आप सेकेंड पॉइंट में फॉल हो गए, या अगर आप थर्ड पॉइंट के ए पार्ट में फॉल हो गए, 1 2 3 है, तो बेसिक कंडीशन बी इज नॉट एप्लीकेबल। यू चेक बेसिक कंडीशन ए, इफ satisfied then you are resident, if not satisfied you are directly non-resident, and if you are resident then you check additional conditions। एडिशनल कंडीशन भी चेक करो। एडिशनल कंडीशन से क्या पता चलेगा, वेदर यू आर RNOR और RBNOR, बराबर। ये कब, जब तुम 1 2 और 3A में फॉल हो गए। अगर तुम 3B में फॉल हो जाते हो, यहां पे, तो तुम्हें बेसिक कंडीशन ए जो है ना, ए वो तो एप्लीकेबल है ही, बेसिक कंडीशन बी जो है, बी वो भी एप्लीकेबल है, लेकिन बेसिक कंडीशन बी में दो कंडीशन थी, 1 एंड 2। 1 क्या थी, 1 60 डेज, उसको उन्होंने 120 डेज कर दिया है। और सेकेंड कंडीशन क्या थी, 365 डेज, वो सेम ही रखी है। मतलब अगर तुम ये 3B में फॉल हो गए, इंस्टेड ऑफ 60 डेज इन बेसिक कंडीशन बी, इट विल बी 120 डेज। और सुनो, अगर तुमने बेसिक कंडीशन ए सेटिस्फाई किया ना, ए, तो आपको एडिशनल कंडीशन चेक करना पड़ेगा फॉर द पर्पज ऑफ RNOR एंड RBNOR। बट अगर आपने बेसिक कंडीशन बी सेटिस्फाई किया ना, बी बेसिक कंडीशन बी, you are directly RBNOR, no need to check additional conditions, no need to check additional condition। सर अगर हमने ए और बी दोनों सेटिस्फाई कर दिया तो पहले ए को ही देखना है हमेशा। फर्स्ट प्रेफरेंस यू विल गिव टू ए ओनली, हमेशा। 182 डेज हो गया ना, चेक एडिशनल कंडीशंस। बट अगर 182 डेज नहीं हुआ तो फिर एडिशनल कंडीशंस देखने पड़ेंगे। ये 182 डेज नहीं हुआ तो 120 एंड 360 वो सेटिस्फाई हो गया तो नो नीड टू चेक एडिशनल कंडीशन। वापस से सुनो, अगर तुम कहां पे फॉल हो गए, बोलो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड के ए पार्ट में, तो क्या हो जाएगा, बेसिक कंडीशन बी एप्लीकेबल के नॉट एप्लीकेबल, क्या चेक करोगे, बेसिक कंडीशन ए सेटिस्फाई हुआ तो रेसिडेंट, नहीं हुआ तो
नॉन रेसिडेंट, और अगर रेसिडेंट बन गए तो एडिशनल कंडीशन 1 एंड 2, और अगर तुम 3B में फॉल हो गए तो 3B में, तो 1 भी एप्लीकेबल है, 2 भी एप्लीकेबल है। 1 में कितने डेज, 1 में कितने डेज 182, और 2 में कितने डेज 120 एंड 365। अच्छा 1 सेटिस्फाई हुई तो एडिशनल कंडीशन चेक करना पड़ेगा, और 2 सेटिस्फाई हुई तो डायरेक्टली RBNOR, डायरेक्टली RBNOR। अब ध्यान से सुनो, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं और फिर हम ये चार्ट पे जाते हैं। आप इंडिया में और आउटसाइड इंडिया दोनों जगह इनकम कमा रहे हो, आप क्या चाहोगे, आपका रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिया में क्या हो? ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, बट नॉट ऑर्डिनरी हो, कि नॉन रेसिडेंट हो? आप दोनों जगह इनकम कमा रहे हो, इंडिया में भी और आउटसाइड इंडिया में। आपको क्या चाहिए कि आपका रेसिडेंशियल स्टेटस इंडिया में क्या होना चाहिए? नॉन रेसिडेंट 100%। क्यों नॉन रेसिडेंट? अरे सिर्फ इंडियन इनकम पे टैक्स लगेगा, फॉरेन पे नहीं लगेगा रे टैक्स। तो आप हमेशा यही चाहोगे क्या कि आपका रेसिडेंशियल स्टेटस नॉन रेसिडेंट हो। बस विथ दिस बैकग्राउंड वी विल स्टार्ट विथ स्पेशल प्रोविजन। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा हुआ क्या है, ध्यान से समझो। पहले प्रोविजन पे आता हूं। बाद में बुक ओपन करना, पहले मेरे साथ पढ़ो फिर आप बुक में से देखो। स्पेशल प्रोविजन, अगर आप फर्स्ट पार्ट में फॉल हो गए, अगर आप सेकेंड पार्ट में फॉल हो गए, अगर आप थर्ड के ए पार्ट में फॉल हो गए, देखो ये नीचे देखो, तीनों को एरो बना के लिखा है बेसिक कंडीशन बी इज नॉट एप्लीकेबल इफ बेसिक कंडीशन ए इज सेटिस्फाइड देन असेसी इज रेसिडेंट अदरवाइज नॉन रेसिडेंट। इफ असेसी इज रेसिडेंट देन एडिशनल कंडीशंस आर टू बी चेक्ड फॉर द पर्पज ऑफ R&OR एंड RBNOR। अगर तुम 3 के बी में फॉल हो जाते हो, 3B, तो नीचे देखो क्या लिखा है, बेसिक कंडीशन है 182 डेज ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, बेसिक कंडीशन बी 120 डेज इन रेलेवेंट प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन प्रीसीडिंग 4 ईयर्स। नाउ इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, 182 डेज वाला, if satisfied then additional conditions need to be checked for the purpose of R&OR and RBNOR। 120 and 365 डेज वाला सेटिस्फाई हो गया, यू आर डायरेक्टली RBNOR। एंड ये फोर्थ पार्ट है, इसको भी छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको भूल जाओ। पहले तुम्हें स्ट्रक्चर समझ में आया? स्टार्ट करें हम लोग। पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, देखो पहला पॉइंट कि अगर आप कौन हो इंडियन सिटीजन, बोलो कौन हो आप लोग? हु इज लिविंग इंडिया, इंडिया से जा रहा है, बाहर जा रहा है, क्यों जा रहा है? फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड। अगर आप इंडिया से बाहर जा रहे हो, किस पर्पज के लिए जा रहे हो? एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हो बाहर, जाओ भाई, हम आपको बेसिक कंडीशन भी अप्लाई नहीं करेंगे। बेसिक कंडीशन भी हम अप्लाई नहीं करेंगे, हम आपको सिर्फ बेसिक कंडीशन ए के बेसिस पे चेक करेंगे। अब ध्यान से समझोगे ना, तो ऑल दिस प्रोविजंस आर 1, 2 and 3 आर बेनिफिशियल टू अस। ऐसी हाउ इट इज बेनिफिशियल टू अस, आई विल गिव वन प्रैक्टिकल एग्जांपल। क्या लिखा है पहले तो कंडीशन पढ़ो, इंडियन citizen is leaving India for the purpose of employment abroad। मतलब आप यहां से जा रहे हो, कहां जा रहे हो? अब्रॉड। क्यों जा रहे हो? तो आपको बेसिक कंडीशन भी अप्लाई नहीं होगा। बट आप कौन होने चाहिए? इंडियन सिटीजन। बोलो कौन होने चाहिए? इंडियन सिटीजन। तो यू शुड बी इंडियन सिटीजन हु इज लिविंग इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड। अब ये जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये आज से 3 या 4 साल पहले की बात है, बट मैं अभी एग्जाम्पल देते वक्त आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इसी साल की बात है। अब मेरा एक फ्रेंड है पार्थ करके, हम लोगों ने सीए फाइनल की और इंटर की जो जर्नी थी वो साथ में की थी। अब सीए बनने के बाद उसने जॉब स्टार्ट कर दी और मैं टीचिंग में आ गया। अब उसने ना मुझे फ़ोन किया
समझो ये साल में ही उसने मुझे फोन किया कि सागर अब मैं ये साल जा रहा हूं यूएस। उसको वहां पे जॉब मिला था यूएस में, और उसका वहां पे ज्वाइनिंग जो था ना, ज्वाइनिंग वो था 1 दिसंबर से। डेट्स बराबर से समझना, 1 दिसंबर से क्या था उसका वहां पे ज्वाइनिंग था। तो अभी वो हम लोग को तो अभी 2011 में हम लोगों ने क्लियर किया था सीए, तो वो तो 10 साल से जॉब ही कर रहा था, तो अभी उसको टैक्स का तो कोई नॉलेज ही नहीं था। तो उसने मुझे कॉल किया, उसका कॉल आया इन द मंथ ऑफ अप्रैल। मुझे अप्रैल में कॉल आया और उसने मुझे बोला सागर मैं यूएस जा रहा हूं ये साल में, मेरा वहां पे ज्वाइनिंग है 1 दिसंबर से। दिसंबर से उसका ज्वाइनिंग था। तो वो मैंने बोला फिर यहाँ पे जो कंपनी में काम कर रहा है, तो बोला ये कंपनी में मेरा जून में लास्ट मंथ है। मतलब यहाँ पे उसने नोटिस डाल दिया था, नोटिस पीरियड रहता है ना, तो नोटिस डाल दिया, बोला जून में लास्ट मंथ डेट है मेरा। मैंने बोला चल ठीक है। अब उसने फोन इसके लिए किया था कि सागर मैं यूएस जा रहा हूं, तो इस साल में मैं यूएस से भी इनकम कमाऊंगा, उसका टैक्सेबिलिटी क्या होगा, क्या करना चाहिए मुझे। तो मैंने उसको क्या बोला, मैं बोला देख 1 अप्रैल से लेके यू काउंट 182 डेज। 182 डेज कुछ अक्टूबर के फर्स्ट वीक में या सितंबर एंड में खत्म हो जाएंगे आपके। मैंने उसको क्या बोला, तेरा ज्वाइनिंग यूएस में 1 दिसंबर से ना, एक काम कर तू वो 182 डेज से पहले यहां से निकल जा। इंडिया में 182 डेज रुकना नहीं तू। तो मैंने उसको कुछ एक डेट दी, आप 182 डेज कैलकुलेट कर लो, 1 अप्रैल से लेके 182 डेज कब खत्म हो रहे हैं। मैंने बोला ये डेट से पहले निकल जाना, भले ही तू उधर जाके रह, इधर से निकल जा। अब उसका जून में रेजिग्नेशन था, मतलब जून में वो लास्ट डेट था उसका। वो उसने क्या किया, कुछ सितंबर में 182 डेज से पहले ही वो निकल भी गया। अब मैंने उसको क्यों बोला 182 डेज से पहले निकलने के लिए, तो नंबर 1 182 डेज अब वो रहा नहीं, बराबर है, तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। सेकेंड बेसिक कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रहा है, क्यों, क्योंकि करंट ईयर में वो 60 डेज है और प्रीसीडिंग 4 इयर्स में वो 365 डेज है। बट नाउ अंडरस्टैंड, ही इज एन इंडियन सिटीजन हु इज लिविंग इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड। उसको बेसिक कंडीशन भी एप्लीकेबल ही नहीं है, और बेसिक कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। उसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या हो गया, नॉन रेसिडेंट। मैंने उसको क्यों नॉन रेसिडेंट बनाया, ताकि अब उसके जो यूएस में इनकम आएगी ना, उस पर उसको इंडिया में टैक्स नहीं लगेगा। कुछ समझ में आया? अब सोचो, सिर्फ ऐसे पर्सन को अगर ये 60 डेज वाली कंडीशन हम अप्लाई कर देते हैं, तो फिर मेरे को उसको क्या बोलना पड़ता पता है, मई के पहले ही निकल, क्योंकि मई में ही तेरे 60 दिन खत्म हो जाएंगे। और मई में वो निकल नहीं सकता था, क्यों, क्योंकि उसका जॉब में रिजाइन हो रहा था जून में। तो ये गवर्नमेंट ने आपको एक बेनिफिट दिया है कि भाई चल बेसिक कंडीशन भी तुझे हम अप्लाई नहीं करेंगे। आप जो बोल रहे हो ना, प्लानिंग इस तरह से होती है कि इस तरह से आप लोगों को प्लानिंग करना चाहिए कि कितने दिन इधर रुकना है, कितने दिन उधर रुकना है। सो अभी उसको मैंने वही बोला कि तू सितंबर वो 182 डेज से पहले निकल जा। वो निकल भी गया, उसने टिकट भी बुक करवा ली थी। उसका वहां पे ज्वाइनिंग 1 दिसंबर से था। वो उधर जाके रुका, कुछ नहीं किया उसने, वहां पे जाके रुका 1 दिसंबर तक। बट तुम समझो उसका इंडिया में रेसिडेंशियल स्टेटस क्या हो गया, एनआर। और मेरे को उसको एनआरई बनाना था, क्यों, नहीं तो आर&ओआर बन जाता वो, और आर&ओआर बन जाता तो उसको सब इनकम पे टैक्स आता, जो भी इंडिया में कमाएगा और जो भी आउटसाइड इंडिया कमाएगा। सो ये आपका फर्स्ट पॉइंट है, इंडियन सिटीजन हु इज लिविंग इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड। अगर आप एक इंडियन सिटीजन हो जो बाहर जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए, चल भाई तुझे बेसिक कंडीशन भी एप्लीकेबल नहीं है। तू रेसिडेंट कब बनेगा, जब फर्स्ट बेसिक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तब। बोलो समझा? सेकंड कौन है, सेकंड इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया एज अ मेंबर ऑफ क्रू ऑफ एन इंडियन शिप। वापस से इंडियन सिटीजन होना चाहिए। दोनों जगह पे देखो पर्सन कौन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन। सिटीजनशिप यू गेट बाय बर्थ,
प्लस देर आर अदर वेज ऑल्सो टू गेट इंडियन सिटीजनशिप। अगर आपको वेज देखने हैं तो वो गूगल करो, क्योंकि अपन यहां पे सिटीजनशिप डिस्कस करने नहीं बैठे। सो इंडियन सिटीजनशिप है, जो इंडियन सिटीजन होने चाहिए आप, तो ये दो प्रोविजन अप्लाई होंगे। अब इंडियन सिटीजन है जो जा रहा है कहां पे, बाहर, क्यों जा रहा है? एज अ क्रू मेंबर। क्रू मेंबर मतलब क्या? जो लोग शिप पे काम करते हैं। सो अगर आप एक इंडियन सिटीजन हो हु इज लिविंग इंडिया एज अ क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप, चल वापस से तुझे भी बेसिक कंडीशन बी इज नॉट एप्लीकेबल। अब देखो थर्ड में कौन आ रहा है, तो थर्ड जो है उसमें इंडियन सिटीजन है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। अभी तक देखो, अभी तक पहले में इंडियन सिटीजन ही होना चाहिए था, सेकंड में भी इंडियन सिटीजन ही होना चाहिए था, थर्ड में वो लोग ने क्या बोल दिया? इंडियन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। या तो इंडियन सिटीजन है या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, दोनों में से कोई भी एक, या तो इंडियन सिटीजन या तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन who is coming to India for visit। इंडिया में आ रहा है, अब आ रहा है, कौन आ रहा है इंडिया में? आइदर इंडियन सिटीजन इज कमिंग टू इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन इज कमिंग टू इंडिया। अब तुम देखो, जो पर्सन एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहा था या जो पर्सन क्रू मेंबर की तरह बाहर जा रहा था, उसके केस में ना हम लोगों को उसकी इनकम चेक नहीं करनी है। बट जो पर्सन इंडिया में आ रहा है, जो इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, हमें उसकी टोटल इनकम चेक करनी पड़ेगी। टीआई क्या है? टीआई टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स इनकम। अगर उसकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स इनकम इज लेस देन और इक्वल टू 15 लाख, 15 लाख या उससे कम है, 15 लाख या उससे कम है, बेसिक कंडीशन बी इज नॉट एप्लीकेबल। नाउ व्हाट इज टोटल इनकम, उसको यहां पे डिफाइन किया है कि टोटल इनकम का मतलब क्या है। ये डेफिनेशन मैं सिर्फ पेंडिंग रखूंगा, क्योंकि ये डेफिनेशन आपको समझेगी तभी वंस वी आर डन विथ स्कोप ऑफ इनकम। अभी के लिए इतना याद रखो, यू विल चेक व्हाट टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स इनकम। अगर आपकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स इनकम इज मोर लेस देन और इक्वल टू 15 lakhs, बेसिक कंडीशन बी इज नॉट एप्लीकेबल। देखो, फर्स्ट जो पर्सन यहां से गया लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि उसके केस में हमें इनकम नहीं चेक करनी है। इंडियन सिटीजन हु इज लिविंग इंडिया एज अ क्रू मेंबर, इनकम नहीं चेक करनी। इंडियन सिटीजन हु इज कमिंग टू इंडिया फॉर विजिट, अब उसकी इनकम चेक करनी है। बैठ रहा है आपके दिमाग में? बैठ रहा है? अगर एक इंडियन सिटीजन है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है जो इंडिया में आ रहा है, यू चेक हिज टोटल इनकम। पहले टोटल इनकम चेक करो एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स इनकम, वो अगर लेस देन और इक्वल टू 15 lakhs है तो उसको बेसिक कंडीशन बी इज नॉट एप्लीकेबल। यस, बताता हूं, बाकी है वो डिस्कस करना। अब मैं सेकेंड पार्ट पे आ रहा हूं कि अगर आप एक इंडियन सिटीजन हो या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो हु इज कमिंग टू इंडिया फॉर विजिट, जिसकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स इनकम इज मोर देन 15 lakhs, मोर देन 15 lakhs है, तो उसको ए भी एप्लीकेबल है, बी भी एप्लीकेबल है। ए में 182 डेज, बी में 120 एंड 365 डेज। और अगर ए वाली कंडीशन सेटिस्फाई की तो एडिशनल कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, बट अगर बी वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर ली तो डायरेक्टली यू आर आरबीआई। अब ध्यान से समझो कौन कवर्ड है। ये फर्स्ट पॉइंट में कौन कवर्ड है बोलो जरा, बराबर से। हर एक चीज मुझे परफेक्ट चाहिए। इंडियन लिविंग फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड। सेकेंड, इंडियन लिविंग एज अ ऑफ एन। थर्ड, इंडियन और पर्सन ऑफ कमिंग टू फॉर एंड उसकी टोटल इनकम इज लेस देन और इक्वल टू। तो इन तीनों को बेसिक कंडीशन बी इज नॉट एप्लीकेबल। और इधर क्या है, पर्सन ऑफ इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन कमिंग टू फॉर एंड टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स इनकम इज मोर देन।
उसको ए भी एप्लीकेबल होगा और बी भी एप्लीकेबल होगा। अब जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला, इंडियन सिटीजन कौन होता है? जो इंडिया में बॉर्न हुआ है, या फिर देर आर वेज टू गेट इंडियन सिटीजनशिप। अब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब क्या? ध्यान से सुनो। आपका नाम क्या है? कनश। कलश, कलेश, मिस्टर के, कलश। अब मिस्टर के जो है, इसको हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कब बोलेंगे? तो ध्यान से सुनना। अगर कोई भी पर्सन अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुआ है, अनडिवाइडेड, अनडिवाइडेड मतलब पार्टीशन होने से पहले अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुआ है, उसको हम बोलेंगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब कलश, आप डिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हो कि अनडिवाइडेड? डिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हैं। आप सब डिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हो। तो अब आप ध्यान से सुनो, आप ये चेक करो कि आपके जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स, पापा और मम्मी, आपके जो पेरेंट्स हैं, क्या वो अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हैं? इफ आंसर इज यस, अगेन यू आर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। आप नहीं बॉर्न हुए हो अनडिवाइडेड इंडिया में, चलो आप नहीं बॉर्न हो, आप डिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हो। आप ही अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए रहते तो यू आर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। बट समझो आप डिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए हो, आपके पेरेंट्स चेक करो। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप सबके पेरेंट्स डिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए कि अनडिवाइडेड? डिवाइडेड इंडिया में। तो वापस से आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं हो। तो अब आप क्या चेक करो कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स, मतलब दादा दादी एंड नाना नानी, अगर इनमें से कोई एक जन कहां बॉर्न हुआ है? अनडिवाइडेड इंडिया में, तो भी आप बन जाओगे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। ये लोग में से कोई भी एक जन, लेट अस अज्यूम कि कलश जो है, उसके दादा जो है वो बॉर्न हुए हैं इन अनडिवाइडेड इंडिया। तो अब कलश आप क्या बन गए? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। सो आप समझो, या तो पर्सन खुद बॉर्न हुआ है, या फिर उसके पेरेंट्स, या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स, और ग्रैंड पेरेंट्स कैन बी मैटरनल और पैटर्नल, दोनों में से कोई। कहां बॉर्न हुए हैं? अनडिवाइडेड इंडिया। अच्छा, अब समझो कि कलश जो है वो डिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुआ, उसके फादर मदर भी डिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए, लेकिन जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो कहां बॉर्न हुए हैं? अनडिवाइडेड। कोई भी एक जन, कोई भी एक जन, ऐसा जरूरी नहीं है सब लोग, कोई भी एक जन। कलश क्या बन गया? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अब तुम समझो, कलश जो है उसकी शादी हो गई, शादी होने के बाद छोटा कलश बॉर्न हुआ। अब ध्यान देना, अब ये जो छोटा कलश बॉर्न हुआ है, ये कहां बॉर्न हुआ है? डिवाइडेड इंडिया में। तो तुम्हें समझ में आ रहा है, छोटा कलश जो है वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है, क्योंकि वो डिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुआ है, प्लस उसके पेरेंट्स मतलब कलश वो भी डिवाइडेड इंडिया, प्लस उसके ग्रैंड पेरेंट्स मतलब कलश आपके पेरेंट्स वो भी डिवाइडेड इंडिया। मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है, ये जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का कॉन्सेप्ट है, थोड़े सालों बाद ये रेलेवेंट नहीं होगा, क्योंकि कोई बचेगा ही नहीं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वाला। अब तुम और एक एग्जाम्पल लो कि समझो, एग्जाम्पल, कलश आपके दादा दादी नाना नानी सब अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए थे, एग्जाम्पल। फिर आपके दादा दादी नाना नानी सब आउटसाइड इंडिया सेटल हो गए, आपके फादर मदर वहां बॉर्न हुए और आप भी वहां बॉर्न हुए हो।
आप भी वहां बॉर्न हुए. नाउ अंडरस्टैंड, यू आर नॉट इंडियन सिटीजन, बट कैन आई से ही इज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन. कुछ समझ में आ रहा है? तो आप सिर्फ इंडियन सिटीजन भी हो सकते हो, आप सिर्फ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी हो सकते हो, और आप इंडियन सिटीजन भी हो सकते हो प्लस पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी हो सकते हो. अब मैं मेरा एग्जांपल दूं तो मेरे जो दादा दादी है, नाना नानी जो है, वो सब अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए. तो अब मैं कौन हूं? आई एम इंडियन सिटीजन ऑल्सो प्लस आई एम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ऑल्सो. बैठ रहा है दिमाग में, बैठ रहा है आपके? सो हु इज पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन? या तो वो पर्सन खुद, या फिर उसके पेरेंट्स, या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स. इनमें से कोई भी एक पर्सन कहां बॉर्न हुआ है? अनडिवाइडेड इंडिया. बोलो समझा? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन यूज होने वाला है थर्ड पॉइंट के अंदर ही. सो एक मिनट, वापस से स्ट्रक्चर देखो क्या है. चलो, फर्स्ट में कौन कवर हो रहा था स्पेशल प्रोविजन में? बोलो फटाफट. इंडियन सिटीजन फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड. सेकेंड में कौन कवर हो रहा था? एज अ ऑफ एन. थर्ड के ए पार्ट में कौन कवर हो रहा था? पहले थर्ड का मेन हेडिंग क्या था? इंडियन सिटीजन, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज कमिंग टू इंडिया फॉर विजिट, और उसकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स इनकम इज लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू. एंड बी पार्ट में क्या था? मोर देन 15 लाख. अब तुम अगर इधर कवर हो गए 1 2 3 ए, क्या हो जाएगा? बेसिक कंडीशन बी 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 इज, अगर ए सेटिस्फाई की तो क्या बनोगे? और ए सेटिस्फाई नहीं की तो, और सेटिस्फाई हो गई, रेसिडेंट बन गए, तो क्या चेक करोगे? एडिशनल कंडीशन. एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई की तो आर एंड ओ आर, नहीं की तो आर बी एन आर. ये बराबर. और बी में क्या है? ए एंड बी दोनों एप्लीकेबल है कंडीशन. ये 182 डेज और ये 120 डेज एंड 365 डेज. 365 डेज. अच्छा, ये वाली सेटिस्फाई हो गई तो रेसिडेंट बनोगे, फिर एडिशनल चेक करना पड़ेगा. ये वाली सेटिस्फाई हो गई तो डायरेक्टली आरबीएनओआर. डायरेक्टली क्या बन जाओगे? आरबीएनओआर. बोलो ये समझा? अब कौन सा पॉइंट बचा है अपना? फोर्थ पॉइंट. मैं क्या बोल रहा हूं? 1 2 3 अगर तुम्हें समझ में आ रहा हो, मैंने एग्जाम्पल भी दिया, ये असेसी के बेनिफिट के लिए प्रोविजन है सारे. अरे बोला ना मैंने एग्जाम्पल में. अब फोर्थ जो पॉइंट है ना, फोर्थ, इसमें डिपार्टमेंट का बेनिफिट हो रहा है. डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बेनिफिट हो रहा है. ध्यान से सुनो. पहले तो आप नॉन रेसिडेंट बन चुके हो, मतलब आपका रेसिडेंशियल स्टेटस हो गया, डिसाइड हो गया, यू आर नॉन रेसिडेंट. आप बन चुके हो नॉन रेसिडेंट. बट अब नॉन रेसिडेंट के साथ साथ अगर तुम 3 कंडीशन सेटिस्फाई करोगे, 3, अगर तुम 3 कंडीशन सेटिस्फाई करोगे, व्हाट इज योर रेसिडेंशियल स्टेटस? नॉन रेसिडेंट. बट नॉन रेसिडेंट बन गए और उसके बाद तुमने अगर 3 कंडीशन सेटिस्फाई की, 1 2 3, 3 कंडीशन सेटिस्फाई की, 1 2 3, अगर तुम नॉन रेसिडेंट हो और तुम ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करोगे, अगर तुम नॉन रेसिडेंट हो, अगर तुम ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करोगे, हम मान लेंगे कि यू आर आरबीएनओआर. मैंने आपको क्या बोला? इसमें फायदा किसका है? डिपार्टमेंट का. क्यों? पहले तुम एनआर थे, एनआर थे तो सिर्फ इंडियन इनकम पे टैक्स लगेगा. बट अब अगर वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, 1 2 3, क्या बन जाओगे? आरबीएनओआर. एंड आरबीएनओआर को इंडियन इनकम पे तो टैक्स लगेगा ही, प्लस सम फॉरेन इनकम पे. तो इसमें फायदा किसका हुआ? डिपार्टमेंट का. क्या है 3 कंडीशन? पहले तो आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए. बोलो कौन होने चाहिए? लाउडर. प्लस आपकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स इनकम होनी चाहिए मोर देन 15 lakhs. टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स इनकम होनी चाहिए कितनी?
मोर देन 15 लैक्स, मोर देन 15 लैक्स होनी चाहिए। पहले तो आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, दूसरा आपकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स इनकम होनी चाहिए मोर देन 15 लैक्स, प्लस 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 आपको दूसरी किसी भी कंट्री में टैक्स भरने को नहीं आ रहा है, आपको दूसरी किसी भी कंट्री में टैक्स भरने को नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या पता है, आप ऐसी कंट्रीज से इनकम कमा रहे हो जहां पे टैक्स ही नहीं है। देयर आर सम कंट्रीज जहां पे आपको टैक्स ही नहीं लगता है, फॉर एग्जांपल यूएई, वहां पे टैक्स ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट पैसा है कि वो लोग अपना देश चला सकते हैं। गवर्नमेंट टैक्स लेती क्यों है? देश चलाने के लिए। वहां की गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट पैसा है, वो लोग को टैक्स जरूरत नहीं है। कौन सा टैक्स नहीं है? डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स वहां पे भी है, वहां पे वैट सब लगता है। तो मैं बोल रहा हूं ये, अगर तुम ऐसी कंट्री से इनकम कमा रहे हो जहां पे टैक्स ही नहीं है, तो देखो 3 कंडीशन में, पहला कंडीशन क्या है बोलो? लाउडर, प्लस आप बड़े असेसी हो, टोटल इनकम आपकी 15 लाख से ज्यादा है, एंड प्लस जिस भी कंट्री में आपको इनकम आ रही है वहां पे आपको टैक्स नहीं लग रहा है। अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, क्या बन जाओगे? आरबीएनओ। आप हो क्या एक्चुअल में? क्या हो? एनआरओ, पर आपको क्या मान लिया जाएगा? आरबीएनओआर। डीम्ड, डीम्ड मतलब क्या? जो नहीं है वो भी मान लेना, मतलब जो गलत है वो भी मान लेना, दैट इज डीम्ड आरबीएनओआर। बैठा दिमाग में, बैठा आपके। ये आपका लास्ट पॉइंट है। अगर एक इंडियन सिटीजन है जो नॉन रेसिडेंट बन चुका है पर उसकी टोटल इनकम मोर देन 15 लैक्स है एंड ही इज नॉट लायबल टू पे टैक्स इन अदर कंट्री और टेरिटरी, तो फिर ये डायरेक्टली बन जाएगा आरबीएनओआर। डायरेक्टली क्या बन जाएगा बोलो? आरबीएनओआर। अब फ्रेंड्स मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं। ये जो अपन ने अभी पूरा रेसिडेंशियल स्टेटस पढ़ा, इसमें नंबर ऑफ डेज लिखा है, क्या ये डेज कंटिन्यूअस होने चाहिए? नहीं। रहना कहां पे आपको? सब जगह पे इंडिया में। अब देखो वो सारे पॉइंट्स नीचे दिए हुए हैं। पहले तो ए पॉइंट, हु इज डीम्ड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, तो या तो वो पर्सन खुद या फिर उसके पेरेंट्स या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया में बॉर्न हुए, ग्रैंड पेरेंट्स मैटरनल और पैटर्नल। स्टे इन इंडिया इंक्लूड स्टे इन टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ इंडिया, दैट इज 12 नॉटिकल माइल। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पीरियड ऑफ स्टे मस्ट बी कंटिन्यूअस। अच्छा, 5th पॉइंट पढ़ो जरा। डेट ऑफ डिपार्चर एज वेल एज डेट ऑफ अराइवल आर कंसिडर्ड टू बी इन इंडिया। जिस दिन आप जिस दिन आप इंडिया से गए, जिस दिन आप इंडिया में आए, कहां काउंट करोगे? इंडिया में हो ऐसा काउंट करोगे। लेकिन सुनो बराबर से, इसका एक एक्सेप्शन है। क्या? क्रू मेंबर्स। क्रू मेंबर्स जो होते हैं ना, क्रू मेंबर्स, जब भी क्रू मेंबर यहां से बाहर जाता है ना, तो उसके केस में एक डॉक्यूमेंट आता है जिसका नाम है कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। पासपोर्ट ये जैसा ही होता है। क्या है डॉक्यूमेंट का नाम? सीडीएस बोलते हैं हम, कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। जो भी आपका कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है ना, जब आप शिप ज्वाइन करते हो ना, ज्वाइन, तो उस पर स्टैंप लगता है, और जब आप वापस आते हो ना तो भी स्टैंप लगता है। अब जिस दिन आपने शिप ज्वाइन की और जिस दिन आप शिप से वापस आए, उतने दिन, बोथ दिस डेज इंक्लूडिंग, मतलब जिस दिन आपने शिप ज्वाइन की और जिस दिन आपने साइनिंग ऑफ किया शिप का, ये दोनों के दोनों दिन आपको काउंट क्या करना है कि यू आर आउटसाइड इंडिया, यू आर नॉट इन इंडिया, यू आर आउटसाइड इंडिया। मतलब शॉर्ट में जैसे ही आपका स्टैंप लगा, समझ लो उस दिन से यू आर आउटसाइड इंडिया। एंड लास्ट, आपका रेसिडेंशियल स्टेटस जो है ना, उसका कोई कनेक्शन नहीं है विथ सिटीजनशिप और प्लेस ऑफ बर्थ। आप सब इंडियन सिटीजन हो, बट योर रेसिडेंशियल स्टेटस कैन बी RNOR, इट कैन बी RBNOR और इट कैन बी NR ऑल्सो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक फॉरेन सिटीजन है जो RNOR भी हो सकता है, RBNOR भी हो सकता है या NR भी हो सकता है। तो आपका सिटीजनशिप से रेसिडेंशियल स्टेटस का कोई कनेक्शन नहीं है। सिटीजनशिप इज डिफरेंट एंड रेसिडेंशियल स्टेटस इज डिफरेंट।
आपको सिर्फ अभी एक ही पॉइंट सिखाऊंगा मैं यहां से, क्या? टोटल इनकम जो चाहिए हमें थर्ड के ए और बी में, और फोर्थ में भी हमें चाहिए टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स इनकम। ये वाला पॉइंट मैं आपको सिखाऊंगा, उसके बाद मैं एक सम भी करवाऊंगा जहां पे आपको पूरा क्लैरिटी मिलेगा कि किस तरह से अपने को इनकम चेक करनी है। ये तुम्हें अभी समझेगा नहीं, क्योंकि इसके लिए आपको स्कोप ऑफ इनकम का बैकग्राउंड होना चाहिए। बोलो, इतना क्लियर हुआ? आप इस साल जा रहे हो किस पर्पस के लिए? एम्प्लॉयमेंट। वापस क्यों आए? कितने दिन के लिए? हाँ तो ठीक है ना, क्या फर्क पड़ता है, दोनों में बेसिक कंडीशन भी तो एप्लीकेबल ही नहीं है। प्रायोरिटी वी विल गिव टू लिविंग इंडिया फर्स्ट। इस साल में आप जा रहे हो तो वी विल गिव टू दैट थिंग फर्स्ट। फिर जब आओगे फ्यूचर में नेक्स्ट ईयर से अगर आप मुझे बोलोगे तो नेक्स्ट ईयर से हम कमिंग इंडिया में देखेंगे, विजिटिंग इंडिया। नेक्स्ट, और कुछ डाउट? तुम्हें ये समझा, प्रोविजन समझा है? चलो पहले आपको ये चार्ट बनाना है, फिर नीचे ये पॉइंट्स लिखने हैं, फिर अपन एक दो सम डिस्कस करते हैं। हाँ हाँ, चलो अब ये एक क्वेश्चन है, पढ़ो, तुम्हारे हिसाब से सोचो क्या आंसर आना चाहिए। क्या आ रहा है? रेसिडेंशियल स्टेटस। आपका नॉन रेसिडेंट आंसर आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, ऑर्डिनरी के बट नॉट ऑर्डिनरी। यस, RBNOR। नेक्स्ट, हाँ, RBNOR। और कोई? RBNOR, ठीक है। हाँ, रेसिडेंट है, ओके। रेसिडेंट है,
चलो कितने लोगों का आंसर RBNOR? रेज योर हैंड्स. 1 2 3. NR? NR कितने लोग? NR ओके. NR चलो करते डिस्कस. अभी देखो, पहले तो ये इंडियन सिटीजन है, लिविंग इंडिया एज अ क्रू मेंबर ऑफ एन इंडियन शिप एंगेज इन carriage of passengers in an international traffic departing from Chennai port on 6th June. From the following details for previous year 24-25 determine his residential status and preceding 4 years में वो 400 दिन रहा है. 6th जून को उसने क्या किया है पहले वो बताओ ना. यहां से शिप ज्वाइन की है, ज्वाइन, और यहां पे वो वापस आ गया है. मतलब जून में आउट ऑफ 30 डेज कैन आई से 5 डेज वो इंडिया में था. 5 डेज, 25 दिन वो कहां पे था? 25 दिन आउटसाइड इंडिया. गया ना पहले शिप में. अगस्त के जून के बाद जुलाई के 31 डेज, अगस्त के 31 डेज, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर के 9 डेज. काउंट करो ये कितने डेज हो रहे हैं. 1. इतने डेज वो कहां पे है पहले वो बताओ. आउटसाइड इंडिया है इतने डेज वो. तो इन अ ईयर टोटल देयर आर 365 डेज, जिसमें से 187 डेज इज आउटसाइड इंडिया. इसका मतलब वो इंडिया में कितने दिन हुआ? 178 डेज. 178 डेज अगर वो इंडिया में है, इसका मतलब वो फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है और सेकंड उसको एप्लीकेबल नहीं है. क्या बन जाएगा? नॉन रेसिडेंट. कुछ समझ में आ रहा है? ये एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स. अब मैंने जितने भी आंसर्स नीचे दिए हैं ना, वो दिए हैं एज पर ICAI ओनली. बट यस, तुम एक चीज समझो, तुम कभी भी ICAI का आंसर वर्ड टू वर्ड लिख नहीं सकते हो. आप अपने ओन वर्ड्स में भी आंसर लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप लोगों का इंटर CA में मार्क्स डिडक्ट होने का मेन रीजन इज यू नो दी कॉन्सेप्ट्स बट यू डोंट नो हाउ टू प्रेजेंट दी कॉन्सेप्ट्स. आपका प्रेजेंटेशन इतना घटिया और इतना वाहियात होता है कि पेपर चेक करने का मन ही नहीं करता है किसी का भी. इतना फालतू प्रेजेंटेशन होता है. सो अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, फर्स्ट यू शुड इंप्रूव योर प्रेजेंटेशन. अब ये जो आंसर है मैं आपको एक बार मेरे ओन वर्ड्स में लिखा रहा हूं. जो मैं लिखा रहा हूं वो भी वर्डिंग्स आपने यूज किए तो भी चलेगा. तो दिस इज एन एग्जाम्पल कि मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं. आपके सामने मॉड्यूल का आंसर है, ये रहा. मैं और एक फॉर्मेट में आंसर लिखा रहा हूं. फिर एटलीस्ट ये चीज और उस चीज को बेस लेके खुद आंसर्स बनाओ. क्योंकि तुम ये एक्सपेक्ट करोगे कि मैं सारे आंसर्स लिखाऊं तो दैट इज नॉट पॉसिबल. क्योंकि तुम समझो सिलेबस इतना वास्ट है, ये बुक में कम से कम 350 सम्स है. मैं आपको सम्स करवाऊंगा, मैं आपको फॉर्मेट भी बताऊंगा, बट आप ये मत सोचना कि मैं हर एक सम फिर वो फॉर्मेट में सॉल्व करूंगा. मुझे चाहिए कि वो आप करो. लिखो इसका आंसर. लिखो पॉइंट नंबर 1. मिस्टर आनंद is an Indian citizen, who is leaving India, as a crew member of an Indian ship,
of an Indian ship therefore basic condition B is not applicable. Mr. Anand, second point अभी Mr. Anand, second point में लिखो Mr. Anand does not satisfy basic condition A because his stay in India during previous year 24-25 is for less than 182 days. ब्रैकेट में लिख सकते हो दैट इज 178 days. लास्ट में therefore he is नॉन रेसिडेंट, खत्म. therefore he is नॉन रेसिडेंट. क्लियर? एग्जाम में ओन वर्ड्स में आंसर लिखोगे चलेगा, बट एटलीस्ट समझ में आना चाहिए कि आप बोलना क्या चाहते हो, क्योंकि आपके आंसर्स मैच नहीं हो पाते. जो आप बोलना चाहते हो उसमें थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, बहुत गड़बड़ होता है. तो वो चीज़ ध्यान में रखना. चलो एक क्वेश्चन नंबर 3 देखो और मुझे बताओ. इजी है ये तो. क्या है ये केस में 182 डेज वो रह नहीं रहा है करंट ईयर में. क्या है वो करंट ईयर में 60 डेज से ज़्यादा रह रहा है? यस. प्रीसीडिंग 4 ईयर्स में स्टे कितना है? 355 डेज. खत्म. ना वो बेसिक कंडीशन ए सेटिस्फाई कर रहा है ना वो बी कर रहा है. क्या बन जाएगा? नॉन रेसिडेंट. बैठ रहा है आपके दिमाग में? ये सब बैठ रहा है? ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका आंसर आप लोग लिख के आओगे, ये होमवर्क में रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत इजी है. इजी है. क्या आएगा? नॉन रेसिडेंट. वापस से ये तो अभी एक्सेप्शन में कवर हो गया ना अपना वो वाला, लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट, बराबर. तो उसको बेसिक कंडीशन बी अप्लाई नहीं होगा और बेसिक कंडीशन ए सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. क्या बन जाएगा? नॉन रेसिडेंट. करके आओगे ये 2 क्वेश्चन कल. आप अपने ओन वर्ड्स में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर. ठीक है, कल अपन रेसिडेंशियल स्टेटस कंप्लीट कर देंगे और स्कोप ऑफ इनकम स्टार्ट कर देंगे. ठीक है, चलो बाय बाय फ्रेंड्स.